वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बीपीएससी ट्री टीचर रिक्वायरमेंट टेस्ट में जो इंटेस्ट हुआ था, जिसमें क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए थे टीचर बहाली के लिए। क्लास 9th-10th में जो साइंस पूछा था तो उसका हम डिस्कशन लेकर के आए हैं और बिल्कुल कंसेप्चुअली आधारित है। यानी अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर रिपीट करता है या ये क्वेश्चन नहीं अलग ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर कंसेप्टली अगर क्लियर हो जाए आपका तो वो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो बीपीएससी एग्जाम में पूछी है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जाने न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड किस पे करता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है साइज पे। किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिपेंड करते यानी डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, एन यू से रिप्रेजेंट, इसी पे कभी कभी माइनस लिखा रहता है, जिसको आप लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। आए बात समझ में? ये निर्भर किस पे करता है? ये निर्भर करता है साइज पे। यानी न्यूक्लियोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये याद रखिएगा। साइज बोलिए, आकार बोलिए, यानी एटम का जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। आई बात समझ में? यानी एटम्स का जितना बड़ा साइज होगा वही न्यूक्लियोफाइल होगा। निर्भर करेगा हमारा किस पे? साइज पे करेगा। तो अब बताइए मुझे, देखिए आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में ये जो लाइन है इसको ऊपर वाले को कहते हैं टॉप, नीचे वाले को कहते हैं बॉटम। टॉप टू बॉटम जब जाइएगा तो इसको कहते हैं समूह, ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, साइज क्या होता है? एटम्स का साइज बढ़ता है। तो यहीं पे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दें हम कि अगर आपसे रेडियस पूछ दे एटम का, तो ऊपर से नीचे आने पर रेडियस भी बढ़ता है। ठीक है, रेडियस भी अगर आपसे पूछ दे कि एटम्स का रेडियस का साइज क्या होगा, तो ऊपर से नीचे समूह में, ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसमें और क्या इफेक्ट आएगा इसमें? तो आपके एक आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। चलिए, तो अब यहाँ से बात आती है कि अगर बात किया जाए पीरियोडिक टेबल की, तो आप पढ़े होंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। ये है सेम ग्रुप का। ग्रुप 17 एलिमेंट है, ग्रुप 17 एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज क्या होगा? एटम का साइज बढ़ेगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो बताइए न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑप्शन में है आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगा। चलिए, सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। सबसे कम किसका हो? फ्लोरीन। अब ऑर्डर देख लीजिए, क्या तीनों ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं है? तो फ्लोरीन को काट करके हटाइए। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बात करिए तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑर्डर तक लगा दीजिए। आयोडीन का होगा, उसके बाद किसका? ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये टी लिखा गया, ये एक्चुअली में आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका ये। याद रहेगा, न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे? साइज पे, आकार पे। ग्रुप में बात करेंगे ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है। रेडियस क्या होता है? कहीं कहीं रेडियस की जगह आयतन भी लिखेगा। आयतन का मतलब वॉल्यूम। तो ऊपर से आने में वॉल्यूम भी क्या होता है? बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है। ठीक है, बात करेगा किसको? आयनाइजेशन एनर्जी के, तो ये क्या होता है? घटता है। क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी ये घटता है। देखिए, हमको कम समय में पूरा डिस्कशन करना है। ये सब टर्म एक अलग अलग क्या है? इलस्ट्रेशन है, अलग अलग कंसेप्ट है। बस इतना क्वेश्चन हम कर ले कि आसानी से बन जाए। पर इसको अब इसी की बात करेंगे हम। ये है हमारा पीरियड। क्या कहलाएगा ये? जब आप सीधी रेखा में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे जब आप पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियड। टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको कहते हैं ग्रुप। हिंदी में कहेंगे पीरियड को कहते हैं आवर्त।
लेफ्ट टू राइट जाने वाले को क्या कहते हैं? आवर्त। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में तो क्या होगा? साइज घटेगा। साइज क्या होगा? साइज घटेगा। तो जब साइज घटेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी घटेगा। एटॉमिक रेडियस की बात करेगा तो रेडियस भी क्या होगा? घटेगा। यहां क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। साइज बढ़ रहा था, रेडियस बढ़ रहा था, आयतन बढ़ रहा था। यहां क्या होगा? पीरियड में आयतन भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा पीरियड में? आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होगा? बढ़ेगा। ये यहां तक क्लियर समझ में बात आई या नहीं आई? तो याद रखें, यानी एक क्वेश्चन था, मैं इससे रिलेटेड जितना संभावना है पूछने की मैं सारे को खोल करके आपको समझा दिया हूं। ठीक है। क्यों होता है नहीं होता इतना एक्सप्लेनेशन डिटेल्स नहीं पूछेगा। मैंने बस आपको ये ऑर्डर रखना कि ग्रुप में आने वाला। ठीक है। तो ग्रुप नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो आपका यानी किस ग्रुप में कौन एलिमेंट है ग्रुप याद करना हम सिखा देंगे, ट्रिक बता देंगे, आपको याद हो जाएगी। आई बात समझ में? तो क्या याद रहेगा? ग्रुप में आने पर एटम यानी ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है। जब एटम का जिस एटम का जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जितना अच्छा साइज होगा उसका आयन एनर्जी उतना ही कम होगा। जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी रेडियस भी क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि एटम्स का स्फेरिकल होता है तो स्फीयर अगर बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बड़ा होगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1:1 मिश्रण से पैरा और अर्थो नाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है? तो अब देखिए, ये आप 9th और 10th के सिलेबस में देखने जाएंगे, क्वेश्चन मिलेगा नहीं। सबसे पहले तो जानिए कि ऑर्थो और पारा होता क्या है। इस साथ में लगा हुआ फिनॉल। तो देखिए, फिनॉल को हम लोग जानते हैं कि बेंजीन से, दिस इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन, दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसको कहते हैं बेंजीन। या कार्बन के रेस्पिरेंट में आप बात करेंगे तो आप ऐसे अरेंज करिए। बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। बेंजीन में कार्बन कितने? 6 होते हैं। बेंजीन में कार्बन कितने? बेंजीन में कार्बन 6 होते हैं। शायद नहीं दिख रहा होगा, फिर से देख लेते हैं। देखिए, बेंजीन को इस तरह से लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ठीक है। या इसी को कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करिए, 6 कार्बन होते हैं। और अल्टरनेट फॉर्म पे क्या होता है? डबल बॉन्ड अरेंज होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? अरेंज होता है। डबल बॉन्ड अरेंज होता है। यहां डबल बॉन्ड एक छोड़ दीजिए, फिर यहां डबल बॉन्ड एक छोड़ दीजिए, यहां डबल बॉन्ड, यानी एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड होता है। तो उसी को हम कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ऐसा है तो एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां तक बात समझ में आई? यानी बेंजीन कैसा है। चलिए, अब यहां पे देखिए, जब बेंजीन रिंग से OH जोड़ दिया जाता है, OH जोड़ दिया जाता है टॉप पे, जब बेंजीन रिंग से OH जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम पड़ता है फिनॉल। इसका नाम क्या पड़ता है? फिनॉल। ठीक है। हिंदी में क्या है? फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से OH जोड़ दिया तो इसका नाम क्या पड़ता है? फिनॉल पड़ता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो टॉप हो गया। ऑर्थो और पारा हम समझाते हैं क्या होता है। एक होता ऑर्थो, एक होता मेटा, एक ये हो गया हमारा टॉप पोजीशन। ये क्या हो गया? टॉप पोजीशन हो गया। ठीक है। ये हो गया टॉप पोजीशन। इसके जस्ट बगल वाला है, ये कहलाता ऑर्थो। ठीक है, याद रहेगा। टॉप के जस्ट बगल वाला क्या कहलाता है? ऑर्थो। इसको कहते हैं यहां, ऑर्थो के जस्ट बगल वाला कहलाता है मेटा। ऑर्थो के जस्ट बगल वाला क्या कहलाता है? मेटा। मेटा के जस्ट बगल वाला कहलाता है पारा। मेटा के जस्ट बगल वाला क्या कहलाता है? पारा कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि ऑर्थो किसको कहते हैं, पारा किसको कहते हैं, मेटा किसको कहते हैं। देखिए, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड को अलग करने की विधि को हम लोग कहते हैं भाप आसवन। क्या कहते हैं? भाप आसवन। ठीक है। ये क्या होता है ना कि जब इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में जो वाटर को डाला जाता है तो इसका जो गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है? घट जाता है, यानी गलनांक इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो ये इजीली क्या हो जाएगा? ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसीलिए जो है, अगर आपसे जब भी हमारा दिखे, क्या दिखे, तो सबसे पहले तो जानना है कि आप क्या कहते हैं,
यहाँ आप होल्ड करते हैं, थोड़ा बैक करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हम ऑर्थो और मेटा और पारा क्लियर कर दिए। ऑर्थो कहेंगे किसको? टॉप के जस्ट बगल वाले को ऑर्थो, ऑर्थो के जस्ट बगल वाले को मेटा, मेटा के जस्ट वाले बगल वाले को क्या कहते हैं? पारा। आपका स्ट्रक्चर में है क्या? नाइट्रो, नाइट्रो को कहते हैं NO2। क्या कहते हैं? यानी नाइट्रो जो है एक बार अरेंज कहाँ पे है? पैरा पे है, और एक बार अरेंज है ऑर्थो पे। तो लगाइए, ये स्ट्रक्चर आपका फिनॉल का, ये है आपका फिनॉल, ये आप डबल बॉन्ड लगाइए, ये इस तरह से डबल बॉन्ड है। पहला बार कह रहा आपको क्या? फर्स्ट टाइम कह रहा आपको NO2 नाइट्रो, NO2 नाइट्रो को क्या कहते हैं? NO2। एक बार कहां? पैरा। तो ये पैरा, ये वाला पोजीशन पैरा कहलाएगा। तो यहां एक बार क्या अटैच? NO2 है, ठीक है। फिर दूसरे बात, इसी में क्या है? ये हमारा क्या कहलाएगा? पारा। यहां पे क्या है? NO2 है। इस तरह के मिश्रण को अलग करने की विधि को हम लोग कहते हैं, यानी कह रहा है कि एक बार फिनॉल के साथ पारा है और एक बार फिनॉल के साथ यहां लगा देना उचित नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग से बना लेते हैं हम। ये है फिनॉल, ठीक है, ये है हमारा NO2, इसको कहेंगे पारा। क्या कहेंगे? पारा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ये हटाइए, अलग लिख लिया, तो ये कहलाएगा ऑर्थो पोजीशन है, तो ये कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। समझ में बात आई या नहीं आई? जब भी एरोमेटिक कंपाउंड को अलग किया जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे किसको? कार्बन, यानी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होगा, यानी एक के बाद एक। देखिए, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। फिनॉल कहते हैं किसको? जब बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाएगा उससे क्या कहेंगे हम लोग? फिनॉल कहेंगे। बेंजीन रिंग से जब OH जुड़ जाएगा उसको क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे, ठीक है। ऑर्थो समझ में आया, मेटा समझ में आया, पारा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण उसको कहते हैं आर्टिफिशियली या नेचुरली सॉलिड का, क्रिस्टल का बनाना, ठोस का बनाना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए पानी आपको दिया गया, पानी को क्या करिए? आपने फ्रीज में डाल दिए, ठीक है, तो फ्रीजर कर दीजिए, बर्फ बन गया, तो ये कहलाएगा क्रिस्टल। लेकिन और जैसे मान लीजिए ठंडा एरिया है, ठंडा एरिया में क्या आपने फ्रीजर वहां डाला? नहीं डाला, वहां भी बर्फ है, तो वहां जो बर्फ बना किस आधार पे बना? तो वहां नेचुरल आधार पे बना। कैसा आधार पे बना बाबू? तो नेचुरल आधार पे बना। तो ये नहीं कहा जाता है कि वह ऐसी घटनाएं जो कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो जिससे ठोस का निर्माण हो, वो कहलाएगा क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया। तो यानी 1:1 मिश्रण पैरा और ऑर्थो का आंसर क्या हो जाएगा? भाप आसमान। ये भी हम अपना समझ लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक विधि है जिस मिश्रण से रंग को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। पारा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से एक SN1 तंत्र द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रस्थितान अभिक्रिया गुजरता है। अब ये बताइए, न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन है। देखिए, SN1 जो रिएक्शन है इसको हम लोग प्राइमरी भी कहते हैं। ये जनरली जो होता है 2 स्टेप में होता है। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। अगर आपसे पूछे कि दोनों में से कौन स्टेप जो है फास्ट है, तो याद रखिएगा सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। क्या होता है? सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लो होता है। ये बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए, SN1 जो रिएक्शन होता है, SN1 सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री पे, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री डिसाइड कैसे करेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज यहां बता देते आपको, यानी एक भी चीज रटना नहीं है। जैसे देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। मान लो कि यहां पे हम क्या लगा दिए? OH लगा दिए, ठीक है। चलिए, अब हम अगर पूछे कि ये OH कितना डिग्री है, OH कितना डिग्री है, तो B एकदम कंसंट्रेट बनाइए। देखिए,
ये जो OH जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है ये कितना डिग्री कार्बन है, तो ये कार्बन के ये जो जुड़ा हुआ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। बस जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसी कार्बन से क्या है ये अटैच है, तो इसी को कहते हैं हम लोग 1 डिग्री। इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री कहेंगे। इसकी अगर बात करिएगा तो इसकी बात देखिए, इसके बगल में भी कार्बन, इसके बगल में भी कार्बन, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो कितना हो जाएगा ये 2 डिग्री हो जाएगा। फिर इसकी बात करिएगा तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, तो 2 डिग्री। इसकी बात करिएगा कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्ट रूप में, 1 कार्बन से, ये कहलाएगा 1 डिग्री। आई बात समझ में। ठीक उसी तरह से बात हम अगर करें तो अब बताइए, देखिए यहां पे अगर आपसे पूछ दे कि ये कार्बन कितना डिग्री है, तो देखिए इसके बगल में ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है, कितना डिग्री है ये 3 डिग्री है। कितना डिग्री 3 डिग्री। आई बात समझ में। चलिए अब यहां पे बता दीजिए मुझे ये कितना डिग्री है। इसकी अगर बात करें आपसे, इसकी बात करें तो कितना डिग्री, तो डायरेक्ट रूप से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रूप से इस कार्बन से, यानी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, तो कितना डिग्री होगा इसका 2 डिग्री होगा। चलिए डिग्री आप बता दिए, डिग्री क्या करिए बता दिए, तो अब बताइए मुझे ये जो OH जुड़ा हुआ है कितना डिग्री से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री से जुड़ा, तो इसका भी डिग्री बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाएगा ये 1 डिग्री अल्कोहल OH कहलाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री में क्या होता है ज्यादा होता है, ये ऑर्डर याद रखिएगा 3 डिग्री कार्बोकेटान। अब कार्बोकेटान कहते हैं किसको है, देखिए जैसे मान लीजिए आप, ठीक है यहां कुछ ग्रुप है, मान लेते हैं CH3 है, यहां भी क्या है CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग ग्रुप लिख देते हैं, G लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं ग्रुप लिख देते हैं। कुछ ऐसा घटना घटा कि ये G क्या हो गया अलग हो गया, तो G जब अलग होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। ये देखिए यहां पे, अब यहां पे सबसे पहले बात है क्या ना, इस सारी क्वेश्चन को समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं हम लोग बॉन्ड। क्या कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये ब्रेक होगा एक लाइन, क्या लाइन दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रहा है, तो एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर। यानी बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा कितना इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या नाम पड़ता है बॉन्ड पेयर। क्या नाम पड़ता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, यानी एक सिंगल लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका नाम क्या पड़ता है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या नाम पड़ता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर अभी बॉन्ड में भाग नहीं ले रहा है। यानी लोन पेयर का मतलब हो गया, जैसे मान लो यहां पे ये है, आप ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे नाइट्रोजन का, ठीक है, तो ये कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा ये बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, तो ये कहलाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये लोन पे, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है, तो ये कहलाएगा लोन पेयर। अब लोन पेयर कितना आएगा नहीं आएगा, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स बताएंगे किस पे कितना आएगा। अभी फिलहाल हम अगर एक एक क्वेश्चन को ही करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आई बात समझ में। तो हमको यानी कंसेप्ट देना है ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपसे गलत ना हो जाए। चलिए अब बताइए मुझे, देखिए हमने क्या कहा कि SN1 रिएक्शन वो डिपेंड करता है किस पे, कार्बोकेटान पे। कितना डिग्री कार्बोकेटान पे। अब यहां बताइए जो ग्रुप जाएगा लेकर के, तो ये अपना ग्रुप लेकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो इस पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, और इस पे चढ़ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, तो ये ही कहलाएगा कार्बोकेटान। क्या कहलाएगा कार्बोकेटान। तो ये बताइए कार्बोकेटान कितना डिग्री है, ये कार्बोकेटान कितना डिग्री दिखा आपको, एक, यानी देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक यहां, 2 यहां और 3 यहां, ये 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैचमेंट में है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री। क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटान। आई बात समझ में, 3 डिग्री कार्बोकेटान कहेंगे। यानी देख लेंगे कि कार्बन जो है डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर 2 कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री कहलाएगा, 3 कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कहलाएगा, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ था 1 डिग्री कहलाएगा। सबसे कम जो होता है न्यूक्लियोफिल SN1 1 डिग्री में होता है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम अगर ऑर्डर पूछ दे तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री में, ये ऑर्डर हो गया। चलिए
अब यहां बात कर रहा है कि SN1 किस में सबसे ज्यादा होता है, तो आइए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। आंसर की बात करेंगे, आंसर की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ बेंजॉइल क्लोराइड जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए। बेंजॉइल क्लोराइड यानी बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, कभी कभी ऐसे भी लिखा देते हैं हम लोग, बेंजॉइल कहते हैं। बेंजॉइल क्लोराइड कह रहा है, ये हो गया बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजॉइल क्लोराइड कहते हैं किसको है, देखिए एक होता है विनाइल, एक होता है एलाइल। चलिए विनाइल कहेंगे किसको, एलाइल कहेंगे किसको, अगर कार्बन डबल वन कार्बन से जुड़ा हो, यहां पे कुछ जुड़ गया Cl, तो देखिए ये कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और उसके साथ क्या एक जुड़ा हुआ इसको, तो इसको हम लोग कहेंगे विनाइल। क्या कहेंगे, विनाइल कहेंगे। आई बात समझ में। अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसके बाद कौन है, कार्बन है, लेकिन ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, यहां पे कोई चीज अटैच हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे एलाइल। क्या कहेंगे, एलाइल। यानी डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा होगा, उसके जस्ट बगल में एक कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड से, उस सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ कुछ अगर जुड़ा हुआ है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलाइल कहेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग विनाइल कहेंगे। आई बात समझ में। चलिए यहां पे बेंजीन रिंग है, अगर हम इसको हटा दें, अगर क्या करें, इस रिंग को हटा देते, डबल बॉन्ड एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, तो डबल बॉन्ड से यहां देखिए कुछ नहीं है तो यहां कार्बन है, कुछ नहीं है तो क्या है, वहां कार्बन है। अब बताइए डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहां था, इससे अटैच हो गया सिंगल वाला कार्बन, इसके बाद ये ग्रुप आया तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहिएगा, इसको एलाइल कहिए। क्या कहिए, एलाइल कहिएगा। इसी से बना हुआ बेंजॉइल क्लोराइड। क्या बना हुआ है, बेंजॉइल क्लोराइड बना हुआ है। तो अब बताइए अगर जाएगा, जाएगा तो यहां क्या हो गया, बताइए यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। ये अगर हटेगा तो हटेगा, कलर चेंज कर देते हैं, ये हटेगा तो यानी जो हटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेके हटा तो यहाँ क्या पहुंच जाए, इसको कहते हैं पार्शियली पॉजिटिव। क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से अटैच है, यहां से ये तो 1 डिग्री बनाएगा कम से कम। क्या बनाएगा, 1 डिग्री ये बनाएगा, चूंकि किसने से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री एक कार्बन से डायरेक्ट रूप से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बना देते क्लोरोबेंजीन का। किसका, यानी बेंजीन है, इससे डायरेक्ट आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो इसका नाम पड़ेगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। अब यहां पे देखिए ये जो है यहां हटेगा ही नहीं, ये हटेगा ही नहीं। जब भी इस तरह का लिखा रहा है तो क्या लिखिएगा, नो रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन नो रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन नो रिएक्शन। ये जो हो जाएगा बाबू, ये अगर मान लो इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ, तो ये देगा व्हाइट प्रिसिपिटेट। क्या देगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट देगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट देगा। ये रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा तो ये हमारा SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, बट ये SN1 रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये तो कट गया हमारा। आंसर क्या हो जाएगा, बेंजॉइल क्लोराइड होगा। क्या होगा, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, C2H5Cl। C2H5Cl इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है CH3, ये है CH2, यहां लगा दीजिए Cl। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, तो आंसर हमारा इकलौता आंसर होगा क्या, बेंजॉइल क्लोराइड। क्या हो गया, यानी बेंजॉइल क्लोराइड जो है SN1 रिएक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। बताइए BPSC कितना अच्छा क्वेश्चन डाला है। ये 12th के पोर्शन का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा किसमें, 9th-10th के लिए। इसका मतलब BPSC चाह रही है कि हमारे पास जो शिक्षक आए वो योग्य शिक्षक आए। तो अगर हम शिक्षक बनेंगे, अगर मान लें कि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर एग्ज़ाम जो देंगे, तो एग्ज़ाम जो पूछ चुका है, नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम जो देना चाह रहे हैं, जो एग्ज़ाम होने वाली है, अगर आप लेवल आपके अंदर आ जाता है, तो आप जब बच्चे को शिक्षा जो देंगे, तो बताइए कितना इफेक्टिव और कितना प्रभावशाली शिक्षा देंगे। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेंजॉइल क्लोराइड। इसका आंसर बेंजॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों एक एक चीज बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाइफेनाइल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक, देखिए अब ये
आइसोमर पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? आइसोमर। अब आइसोमर जानेंगे होता क्या है। तो आइसोमर कहते हैं इसको कि मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चा तो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे, और जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब हवा में तीर मारना, आंसर क्लियर समझ में आएगा ही नहीं। तो स्ट्रक्चर बना, देखिए डाइफेनिल मीथेन है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ये बेंजीन रिंग है। मेथेन का हम लोग कहते हैं फार्मूला होता है CH4। क्या होता है फार्मूला? एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथेन, दो कार्बन वाले को कहते हैं इथेन, तीन कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन, चार कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटेन। आई बात समझ में? तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ है डाइफिनल मीथेन, यानी डाइफिनल यानी फिनल कितने होंगे? दो। उसके साथ क्या अटैच है? मीथेन। उसके साथ क्या अटैच है? मीथेन। तो देखिए उसके साथ क्या अटैच है? मीथेन। इसको इरेज कर देते हैं। डाइफिनल सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। दिस इज द स्ट्रक्चर। फिनाइल, अगर डाइफेनिल है, फिनाइल होता तो OH जुड़ता, बेंजीन रिंग से कार्बन हमारा, इसको हम लोग फिनाइल भी कहेंगे। एक कार्बन है उसको मिथेल कहेंगे बाबू। चलिए अब बताइए कि हम क्या ये याद था? नहीं। यहां जो कार्बन जो जुड़ा हुआ, देखिए दो हाइड्रोजन क्यों आया? तो ये बताइए मुझे कि ये कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये कार्बन अगर हाइड्रोजन की छिपा दे, हम अगर हाइड्रोजन की छिपा दे, तो बताइए हाइड्रोजन को छिपा दे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक इधर एक इधर, 2 बॉन्ड बना रहा है। कितना बनाता है? 4। बच कितना रहा? 2। तो जो बच रहा है उसी को क्या कहते हैं, मेंटेन करने के लिए जो है हाइड्रोजन आएगा। उसी को मेंटेन करने के लिए क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? 2 कार्बन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, बनाता कितना? 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड कमी? 2 बॉन्ड की कमी। तो कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक। अब एक हाइड्रोजन, ये नहीं बताया कि यहां से हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन हम कहां कहां से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को एक आप स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए यहां जो है मुड़ा हुआ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन है, जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन है, जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन है। ये गोल नहीं देने की अगर वजह, अगर आपकी इच्छा नहीं है नहीं देना, तो आप क्या करिए? डबल बॉन्ड लगा दीजिए। क्या करिए? डबल बॉन्ड लगाइए। आई बात समझ में? ये बेंजीन रिंग ही है। क्या है? बेंजीन रिंग है। अगर आपको इसको नहीं लगाना तो मत लगाइए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। क्या करिए? डबल बॉन्ड लगाइए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। आई बात समझ में? अब बताइए मुझे, यहां जो कार्बन कौन बैठा है? कार्बन बैठा है। यहां क्या बैठा है? कार्बन बैठा है। यहां भी क्या बैठा है? कार्बन। जहां जहां गोल है वहां वहां कार्बन बैठा है। यहां क्या बैठा है? कार्बन। 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 अब बताइए मुझे, कार्बन टोटल बॉन्ड बनाता है कितना? 4। यहां बॉन्ड कितना बना रहा है? देखिए ये कार्बन की बात करते हैं, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, तक कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। बनाता कितना है कार्बन? 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड की कमी? 1 बॉन्ड की कमी। तो यहां कौन आएगा? 1 हाइड्रोजन आएगा। आई बात समझ में? ठीक, अब बताइए मुझे, यहां बताइए, यहां कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 इधर और 1 इधर, 3। तो कितना हाइड्रोजन आवेगा? यहां भी 1 हाइड्रोजन आवेगा। तो ऑलमोस्ट हर जगह कार्बन 3 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहां देखिए तो यहां भी कितना? 1 इधर और 2 इधर, 3 बॉन्ड बनाया तो क्या हाइड्रोजन आवेगा? 1 हाइड्रोजन आवेगा। इस कार्बन की बात करिए तो 1 इधर, 2 बॉन्ड इधर और 1 इधर, 3 बना लिया, 4 कंप्लीट बना लिया। 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 इधर, कितने हो गए? 4। क्या यहां हाइड्रोजन आवेगा? नहीं आवेगा। यहां बताइए तो बाबू, देखिए 2 यहां इस कार्बन और 1 इधर, तक 3 बना लिया तो कितना कम रहा? 1 कम रहा। तो कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन आवेगा। यहां बताइए 1 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, तो कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड। कितना कम? 1 कम, क्योंकि कार्बन बनाता है कितना है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितनी की कमी रह गई? 1 की कमी रह गई, तो 1 हाइड्रोजन आ गया। अब बताइए मुझे, कह रहा कि क्लोरीन को हाइड्रोजन की जगह सेट करना है। तो आप मुझे बताइए, कलर मैं चेंज करता हूं,
हाइड्रोजन क्लोरीन कहाँ कहाँ सेट हो सकता है? एक बार एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, इसके बदले एक Cl जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहां से हाइड्रोजन हट सकता है, हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन को हम माइनस लगा दे रहा हूं ताकि इससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन हट रहा है, और क्लोरीन को हम मैं प्लस कर दे रहा हूं, तो हाइड्रोजन हटा प्लस आ गया क्लोरीन। यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन हटा और Cl आया। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां तो समझ में आ गया। यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन हटेगा माइनस, और क्या होगा, प्लस Cl आएगा। देखिए अब यहां बताइए मुझे, यहां और यहां तो सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाला है, यही ना पोजीशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी हाइड्रोजन हम कहां कहां से हटा सकते हैं, हाइड्रोजन हम कहां कहां से हटा सकते हैं। तो अब बताइए मुझे, एक बार यहां से हट सकता है, एक बार यहां से हट सकता है, एक बार यहां से हट सकता है, और एक बार यहां हट सकता है। टोटल कितना बार हट सकता है? तो टोटल कितना स्ट्रक्चर बनेगा? 4 बार हटा तो 4 स्ट्रक्चर संभव आएगा। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। यानी आपको दो जगह शिफ्ट नहीं करने के लिए कह रहा है, एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन कह रहा है। अगर 2 क्लोरीन कहता, 2 हाइड्रोजन हटा करके, तो फिर हम सोचते अरेंजमेंट के बारे में। आई बात समझ में? तो अब बताइए पॉसिबिलिटीज कितने जगह हो गई? एक यहां से हटा, बताइए, एक यहां से हटा, एक यहां से हटा, एक यहां से हटा 3, और एक यहां से हटा 4। ये और ये दोनों सेम पोजीशन है, यहां हटाइए या यहां हटाइए, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 4 पॉसिबिलिटीज आई। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, तो मेन है समझना। ये आप सोचिएगा कि 9th और 10th के लेवल का है, तो 9th और 10th के लेवल का ये नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपका 12th से पूछा हुआ क्वेश्चन है। किससे पूछा हुआ है? और जनरली आप देखिएगा कि यूट्यूब पे इसका डिस्कशन भी कोई यानी किसी ने किया भी नहीं है, क्योंकि वही करेगा डिस्कशन जिसको डेप्थ नॉलेज होगा, अदरवाइज छितरा जाएगा। ABCD आंसर बता देना ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि आपने कंसेप्ट को समझाया या नहीं समझाया। ठीक, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्लास की अगर आपको दरकार होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो अगर कंसेप्ट समझ में आया फिर भी कमेंट कीजिएगा, कंसेप्ट नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है? अब देखिए, बहुलक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। अगर आपसे पूछे तो बताइएगा बहुलक कितने तरह के? बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर कहते हैं कि छोटे छोटे पार्ट मिलकर के एक बड़ी संरचना का निर्माण करे, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमर। यानी मोनोमर जब आपस में अटैच हो जाता है, जैसे आप स्टार्च की बात करें, तो स्टार्च कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, कितने कितने पार्टिकल उसमें टूट टूट करके मिलकर बना हुआ, एक फॉर्म कर दिया आपको स्टार्च का। किसका फॉर्म कर दिया? स्टार्च का फॉर्म कर दिया। अगर आपको स्टार्च का फील नहीं आ रहा है, तो आपने आटा को देखा, आटा किससे आया? गेहूं से आया। तो जो गेहूं है वो स्टार्च नहीं है, गेहूं से जो आटा आया वो स्टार्च है। अब बताइए, 1 किलो आटा के लिए आपको कितना गेहूं पिसाना पड़ा? ज्यादा गेहूं पिसाना पड़ा ना। तो ये जो गेहूं कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपको पॉलीमर। सॉरी, आटा क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाएगा। गेहूं जो हो गया एक दाना, वो कहलाएगा मोनोमर। ये एक एक करके कितना मिला तब जाकर के आटा का फॉर्म कर दिया, तो ये आटा जो हुआ आपका, ये पॉलीमर कहलाएगा। गेहूं क्या कहलाएगा? मोनोमर कहलाएगा। तो ये जो होता है 3 तरह के होता है। एक लीनियर, क्या होता है? लीनियर, जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो, कोई शाखा नहीं हो। एक होता है ब्रांच्ड, ठीक है, और एक होता है मल्टी ब्रांच्ड, मतलब बहुत ज्यादा होगा, मल्टी ब्रांच्ड, बहुशाखित। लीनियर का जो है डेंसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। लीनियर का डेंसिटी क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसको कहते हैं संरेखीय। क्या कहते हैं? संरेखीय। संरेखीय जो बहुलक है, इसकी घनत्व क्या है? ज्यादा है। ब्रांच्ड और मल्टीपल ब्रांच की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात है, कम है। ठीक है,
शाखित ब्रांच का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता दीजिएगा, क्या बताइएगा? शाखित ब्रांच का जो एग्जाम्पल है ग्लाइकोजेन और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन और एमाइलोपेक्टिन, 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 याद रहेगा? ये शाखित का एग्जाम्पल है। इसका कहा जाए तो वेरी थिन प्लास्टिक जो आप देखते हैं मार्केट में, वेरी थिन प्लास्टिक एग्जाम्पल हो जाएगा मल्टी ब्रांच का। लीनियर का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब लीनियर कहलाएगा। आई बात समझ में? जनरली जो याद रखने की बात है ब्रांच और मल्टीपल ब्रांच में और लीनियर में, तो लीनियर हाई डेंसिटी वाला होता है, यानी जो संरेखीय होता है, और ब्रांच जो होता है चाहे वो मल्टीपल ब्रांच की बात करे या सिर्फ ब्रांच की बात करे, उसकी डेंसिटी कम होती है। आंसर क्या हो जाएगा? शाखित बहुलक है एक, लो डेंसिटी। क्या आंसर होगा? पॉलिस्टर। इसमें कई हो जाएगा, कई पार्ट्स आ जाएगा, तो पॉलिस्टर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये लीनियर है। ये क्या है? लीनियर है। जैसे पॉलिस्टर, मान ली ईस्टर ग्रुप है CH2 CH3 CH2O, ईथर हो गया CH2 CH3, तो ये इसी तरह से लगा हुआ रहता है। एन लगा हुआ कि मतलब संख्या कुछ भी होगा। आई हैव डोंट आइडिया अबाउट दिस। नंबर 1 भी हो सकते हैं, नंबर 2 भी हो सकते हैं, नंबर 3 भी हो सकते हैं, नंबर 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये है हमारा अरेंजमेंट जो होता है वो लीनियर है। क्या है? लीनियर है। आए बात समझ में? तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और उच्च घनत्व वाला तो लिख ही दिया है। जनरली जो बहुलक होता है शाखित बहुलक, उसकी घनत्व क्या होती है? कम होती है। रेखीय की घनत्व ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला पहले जानिए, AgCl, ठीक है। जब सनलाइट इसका पड़ता है तो यूवी लिखता है हम लोग, सनलाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट को हम लोग यूवी लिखते हैं। तो ये बन जाता हमारा Ag प्लस और Cl माइनस में। किसमें? Cl माइनस में। देखिए जिस पे प्लस चार्ज हुआ है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जिस पे माइनस चार्ज हुआ है उसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, जिस पे प्लस चार्ज दिख गया है, जिस पे प्लस चार्ज दिखा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिस पे माइनस चार्ज दिखा उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, अब ऑप्शन में क्या? सिल्वर क्लोराइड का अपघटन से सिल्वर का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहां पे लिख ली AgCl, आगे लगाते हैं तो ये बन गया हमारा 2Ag प्लस Cl2। क्या लिखते हैं? Cl2। ये भी रिएक्शन होगा। क्या होगा? ये भी रिएक्शन होगा। अब देखिए, अगर ये टूटने को कहते हैं हम लोग अपघटन। क्या कहते हैं? टूटे, डिकम्पोज। क्या कहते हैं? टूटने का इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिकम्पोज होना। हिंदी में बात करिए तो अपघटन। अपघटन कहीं लिखा रहा है, इसका मतलब टूट रहा है। तो टूट करके क्या दिया है? सिल्वर धातु दिया है। जब AgCl सिल्वर क्लोराइड टूटा है तो क्या दिया है? Ag धातु दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर मिला, ये तो सही है। और ऑप्शन में देखते हैं, और ऑप्शन में देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड के अर्धोपातन के कारण। नहीं, अर्धोपातन समझते हैं क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्धोपातन, जिसको आप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्धोपातन। अरे कपूर का, यानी कपूर जो है ठोस रहता है और ठोस से क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। सब्लिमेशन नहीं आ रहा था इंग्लिश। अर्धोपातन कहते हैं, यानी ठोस का डायरेक्ट गैस में बन जाना, उसको क्या आता है? अब बताइए, क्या AgCl धातु था, ठोस था, तो क्या ये AgCl गैस में बन गया है? नहीं बना है। तो ये अर्धपातन नहीं होगा। ऊर्ध्वापतन कहते हैं, किसको? सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये नहीं होगा।
सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन के कारण। तो सिल्वर क्लोराइड से कौन सा गैस रिलीज हुआ था, आप बताइए मुझे। Ag और Cl, Ag और Cl, अगर दो इधर लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं बाद में बात करेंगे। ये Cl2 ये है क्या आपका क्लोरीन गैस, क्या है क्लोरीन गैस है, इसी को कहते हैं क्लोरीन गैस। ओह क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस, इसको क्या कहते हैं क्लोरीन गैस। तो अब बताइए सिल्वर क्लोराइड से ही गैस का निर्माण हुआ है, क्लोरीन गैस का निर्माण, तो ये तो सही कह रहा है। सिल्वर क्लोराइड से ऑक्सीकरण के कारण, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण कहाँ हुआ है, एलिमेंट का अलग अलग हुआ है। क्या हुआ है, एलिमेंट का अलग अलग हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑक्सीकरण उसको कहते हैं कि किसी कंपाउंड में AgCl है, इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन, क्या ये इक्वेशन में कहीं ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आए उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आ रहा, नहीं, तो ये ऑप्शन गया। तो आंसर आपका था 1 और 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 3 ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, यानी सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर धातु निकला, दूसरा सिल्वर क्लोराइड के विघटन से टूटने से क्लोरीन गैस मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। तो 1 और 3 आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 है, हाँ बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं। चलिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ जो वाटर में घुलनशील हो, जो वाटर में घुलनशील हो, जो वाटर में घुलनशील हो। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि वाटर में घुलनशील है कि नहीं। इसका हम स्ट्रक्चर क्या लिखा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ दे तो क्या बताइएगा, 3 हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ओइक लगा ब्यूटेनोइक, ये है COOH, COOH। अब स्ट्रक्चर बनाइए इसका, क्या लगा हुआ ब्यूटेनोइक, क्या लगा हुआ ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्म जो होता है 4 कार्बन वाला होगा, कितना कार्बन वाला, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं। चलिए 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, इसका ब्यूटेनइक है, 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, ठीक है। ओइक लगा हुआ C डबल बॉन्ड OOH। तीसरे देखिए ये बनेगा पैरेंचन, नंबरिंग जब भी होगा शुरू इधर से होगा, 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्साइड, क्या लगा हुआ हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लगा दीजिए आप OH, क्या लगा दीजिए OH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पेंटन, पेंटेन है 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा पैरेंचन को लेकर के, ठीक है। 4 कार्बन, सॉरी पेंटेन है 5 कार्बन होगा, इससे कितना नंबर है 3 नंबर पे, 1 2 3, फिर यहाँ क्या जुड़ेगा OH जुड़ेगा, आई बात समझ। ये पैरेंचन बनेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर क्या जुड़ा हो OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन में जाएगा ना, ठीक है, तो क्या ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये वाटर के साथ जब डिसॉल्व हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाना। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइसिन और एमिनोकॉप्रिक एसिड है, जिसमें भी वाटर का फॉर्मेशन के चांसेज है वो वाटर सोलेबल होगा, और जो वाटर सोलेबल होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा। तो अब देख लीजिए ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है C2H5NO2, C2H5NO2। तो लगाइए स्ट्रक्चर बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ लगाइए N, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, समझे। चलिए ये है आपका डबल बॉन्ड OH, ये क्या OH, आई बात समझ में। कितने कार्बन हो गए 1 2 2 कार्बन, 1 2, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन।
ये है आपका स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का, किसका? ग्लाइसिन का। तो ये भी आपका क्या करेगा, वाटर में जाने के साथ क्या कर जाएगा, जब भी वाटर फॉर्म होने वाला संभावना है तो ये वाटर के साथ क्या आ जाए, मिल जाएगा, घुल जाएगा। जब घुल जाएगा तो ये वाटर सोलेबल है। दूसरा क्या है, एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर, इसका जो नाम होता है 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ये सब स्ट्रक्चर याद रखिएगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन बनेगा आपका। 6 एमिनो तो स्ट्रक्चर बना लीजिए। हेक्सेनोइक एसिड है तो 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ आपका NH2, क्या लगा हुआ, NH2, क्या लगा हुआ, NH2। यहाँ भी क्या लगा हुआ, NH2, यानी सब एमाइड ग्रुप वाला है, ठीक है। और ये सब जितना भी एमाइड ग्रुप वाला है सब ये क्या है, घुलनशील है, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल होगा। क्या होगा ये, बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी आंसर आपका आ रहा। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। तो एथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है OH, OH, ये है H, ये H। इसका जो फॉर्मूला होता है 1 यानी 1,2 इथ डाइऑल, डाइऑल होता है। इतना आयुर्वेदिक नेम आपसे नहीं पूछेगा। तो ये इथिलीन का फॉर्मूला हो गया आपका। थैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, थैलिक एसिड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, C8H6O4 होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ये बेंजीन रिंग है जुड़ा हुआ, ठीक है ना, क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका इस तरह से होता है, ठीक है, OH। तो ये आपका क्या हो गया, ये है आपका थैलिक एसिड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, थैलिक। इसका मतलब ये है कि इसमें सब जो है घुलनशील है यानी बायोडिग्रेडेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, समान परमाणु त्रिज्या वाला युग्म है। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया, ग्रुप में, अब आपको ये पता होता हो ना कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो जब यही पता नहीं हो तो आप इसका आंसर सिर्फ भविष्यवाणी कर सकते हैं, सिर्फ भविष्यवाणी कर सकते, एग्जैक्ट नहीं जा सकते आंसर। तो इसके लिए ग्रुप की जानकारी हमको होना जरूरी है। ग्रुप मतलब समूह की जानकारी होना हमको जरूरी है। जैसे मान लो पहला ग्रुप 1 में बात करें तो ग्रुप 1 में आता था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, राइट। ग्रुप 2 की बात करें तो बेरिलियम आता था, मैग्नीशियम आता था, कैल्शियम आता था, है ना, स्ट्रोंशियम आता था, ठीक है, बेरियम आता था, रेडियम। और यहाँ पे सीजियम के बाद फ्रेंसियम का हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंसियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो आएगा रेडॉन, जो रेडियम जो आएगा उस, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना। तो ये इस चीज़ की बात नहीं। देखिए जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज होगा बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ बताइए आपको जो इसका जो है याद रखना पड़ेगा। तो ये जो है एक ग्रुप है, इसका नीचे इसका है कोड हम बता देते हैं, क्रोमाटन। क्या याद रखिएगा, ग्रुप क्रोमाटन। टन द सिंबल ऑफ टंगस्टन, W, मोलिब्डियम MO, क्रोमा Cr। ये जो है सेम ग्रुप का फैमिली का है, सेम ग्रुप फैमिली का है। और जो मोलिब्डियम और टंगस्टन जो होता है इसका सिमिलरली रेडियस क्या होता है, सिमिलर होता है, रेडियस क्या होता है, सेम होता है। तो मोलिब्डियम और W, चूंकि ये जब तक ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है आपको तो ये हवा में तीर, जैसे इसका ग्रुप जो होता है मन तक रे, ठीक है, तो TCRA। तो ये सब जानेंगे। तो देखिए ये इसके जैसे जैसे जाएंगे तो इसका साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा इसके रिस्क। तो यहाँ तो ये सिमिलर होगा नहीं, तो ये आंसर खत्म हो गया। स्कैंडियम और निकेल ये जो है सेम पीरियड का है। इसके नीचे जो होता है, स्कूटर के नीचे जो होता है, स्कैंडियम के नीचे इरिडियम होता है, लेंथेनॉइड होता है। तो इस तरह से होता है। ये ग्रुप जब आएगा नीचे तो ये सेम हमारा जो है
अलग अलग है, तो इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। आई बात समझ में? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोलिब्डेनम और टंगस्टन हो जाएगा आंसर, सेम त्रिज्या वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आयुपिक नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोसाइड हाइड्रोड, नाइट्रोसाइड नहीं होगा, पायरोसाइट होगा। ये क्या होगा? ये पायरोसाइट। ये पायरोसाइट इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है, जिसका फॉर्मूला होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में Na2FeCN5NO into 2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये इसी को हम कहते हैं सोडियम पायरोसाइट। क्या कहते हैं? सोडियम पायरोसाइट इज द फॉर्मूला ऑफ ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए नाम जो होता है, नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। अगर यहाँ से ये अलग हो जाएगा तो ये बनेगा हमारा केटायन। क्या बनेगा? केटायन। और ये वाला पूरा पार्ट बनेगा हमारा एनायन। ठीक है, एनायन अगर मेटल हो, एनायन अगर मेटल हो तो इसका नाम के लास्ट में एट लग जाएगा। पकड़ने का तरीका, एनायन अगर मेटल हो, केटायन अगर मेटल हो, तो जो नाम है वही नाम रहेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा, ओरिजिनल नेम लगेगा। मेटल अगर केटायन हो तो ओरिजिनल नाम रहेगा, ओरिजिनल नाम रहेगा। मेटल अगर एनायन हो तो इसका नाम जो होगा लैटिन नेम लगेगा। क्या नाम लगेगा? लैटिन नेम लगेगा। लास्ट में क्या लग जाएगा? एट लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिगेंड, इसको कहते हैं लिगेंड, इसको कहते हैं लिगेंड। इसका नाम है साइनो। क्या नाम है? साइनो। इसका नाम है, देखिए ना, ये जो है एनो ग्रुप 3 तरह के होता है। कोई चार्ज अगर नहीं है, एक होता है ये और एक होता है ये। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल। क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल। इसको कहते हैं नाइट्रोसियम। जब NO न्यूट्रल होगा तो नाम क्या? ये है न्यूट्रल। क्या कहें? जब कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको कहते हैं न्यूट्रल। इस पे चार्ज है तो इसको कहेंगे नाइट्रोसियम। क्या कहेंगे? नाइट्रोसियम। इसको कहेंगे नाइट्रोसिनेट। ठीक है, चलिए, अब यहां पे हमको चेक करना है। अब ऑप्शन के अनुसार आइएगा तो पकड़ाएगा। अब यहां सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आना चाहिए। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालिएगा? FeCN5NO2H2O। H2O जो है न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। H2O क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए, अगर नाम के अंदर अगर नाइट्रोसिल यूज किया है, इसका मतलब एनो न्यूट्रल है। एनो क्या है? न्यूट्रल है। एनो न्यूट्रल है। तो अब देखिए, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, हाँ नाइट्रोसिल लगाया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या नाइट्रो फेरो नाइट्रो है सिर्फ, यहाँ पे नाइट्रोसिल लगाया। पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3। अब देखिए ऑक्सीजन, यहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है। चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सोडियम देखिए Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, कहीं लिखा रहे इसका चार्ज आप ले लीजिएगा +1। एक एलिमेंट का +1 चार्ज होता है, तो अब +1 कैसे है? देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। इसको बनना है अक्रिय गैस। क्या बनना है? अक्रिय गैस बनना है। तो ये सोडियम जो है हीलियम के पास है कि नियोन के पास है? हीलियम के पास होता, अगर होता तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन का एटॉमिक परमाणु संख्या जो है 10 है। तो अब बताओ, सोडियम का परमाणु संख्या 11, नियोन का परमाणु संख्या 10, 11 10 के करीब कि 2 के करीब? तो आपका आंसर आ गया होगा कि 11 10 के करीब है। तो 11 को 10 बनने के लिए क्या करना होगा? जो एक्स्ट्रा उसके पास 1 है उसको क्या करेगा? दे देगा। जब देगा तो प्लस, कितना प्लस? 1 प्लस। सोडियम कहीं भी रहेगा 1 प्लस पे आएगा। तो क्या होगा? सोडियम यहाँ 2 प्लस है। जब भी निकलेगा ये, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसी का निकालने के लिए क्या है? जब भी निकालना है तो इसी का निकलेगा। ठीक है, तो इसी का निकलेगा। तो जिसका निकालना है एक्स मान लीजिए। क्या करिए? एक्स कर लीजिए। Cn जो होता है साइनाइड कहलाता है। इसका जो चार्ज होता है -1 होता है। एक Cn पे चार्ज कितना? -1। कै गो Cn है? 5 गो Cn है। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। चलिए,
NO नाइट्रोसिल ग्रुप है तो इसका चार्ज कुछ नहीं, जीरो होगा, इसका चार्ज कुछ नहीं, जीरो होगा। और हाइड्रेटेड बाय हाइड्रेटेड था 2H2O, तो ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं। बताओ इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं है, तो ये चार्ज होगा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, जैसे आपसे पूछा जब वो गैदरिंग हो रहा था यहाँ पे, इसलिए हम क्लियर कर दिए। जैसे मान लो K2MnO4 की बात करें, पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, तो जो पता है आपको क्या है, K2 का चार्ज होता है यानी पोटेशियम, एक पोटेशियम का 1 होता है तो दो पोटेशियम का 2, जिसका निकालना है X मान लो, इसका निकालना है X मान लिया। ऑक्सीजन कहीं भी रहे -2 होता है, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो चार ऑक्सीजन का कितना, -4, सॉरी एक ऑक्सीजन का -2 तो चार ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो -8 लगाइए। क्या इस पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज है, ऊपर में देखिएगा, क्या प्लस दिखा, नहीं, क्या माइनस दिखा, नहीं। क्या, जब कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको हम इक्वल करेंगे जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। जब उस पर कोई चार्ज नहीं दिखे तो उसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो बताइए +2 + x -8 बराबर क्या, जीरो। तो 2 8 में से क्या आ जाएगा, x -6 हो जाएगा बराबर जीरो। तो x बराबर कितना, 6 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा +6, x का वैल्यू कितना आएगा, +6। ठीक उसी तरह से हमको उसको निकालना था। ये आपका स्ट्रक्चर था Na2FeCN5, ये सोडियम पायरोक्साइड का फॉर्मूला है, NO2H2O। ठीक है, तो ये हमारा इसी का निकालेंगे, Fe का निकालना है। ठीक है, Fe का निकालना, तो निकालिए, सब जोड़ करके निकालें तो क्या हो जाएगा, Na का, एक Na का +1 है तो 2 Na का +2, इसका निकालना तो इसको Fe ही रहने दीजिए। Cn का होता है प्लस लगाना है, यहाँ क्या है -5, नाइट्रोसिल हमारा 0, वाटर के लिए भी क्या है 0, इस पे कोई चार्ज नहीं था, किसके बराबर, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। अब बताइए +2 + Fe -5 बराबर क्या, 0। तो अब बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, +2 में से -5 क्या, कितना हो गया, तो Fe -3 बराबर क्या, 0। तो Fe कितना हो गया, 3। ऑक्सीडेशन नंबर ये निकला हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Fe का 3 आया। लेकिन जब भी नोमेनक्लेचर में लिखा जाता है नाम में, तो इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन में लिखते हैं, 3 इस तरह से लिखते हैं। तो आंसर कौन होगा हमारा, देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर मार देना था, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3। देखिए यहाँ फेरेट लग गया। तो जब भी मेटल धातु एनायन बनेगा, क्या बनेगा, एनायन बनेगा, तो उसका नाम यूज होगा लैटिन, और जब वो केटायन बनेगा तो जो नाम होता है वही नाम लिखाएगा। ये पकड़ने का तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखाएगा किस में लिखाएगा, लैटिन में लिखाएगा, सॉरी हाँ रोमन नंबर में लिखाएगा, किस में लिखाएगा, रोमन नंबर में लिखाएगा। इस तरह से मत लिखिएगा, इस तरह से नहीं लिखिएगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर के गर्भ कर प्राप्त किया जाता है, X की पहचान करें। X की पहचान करें, क्या हो जाएगा, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। जब ये पानी में जाता है तो बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं, चूना पानी। क्या कहते हैं, लाइम वाटर, चूना पानी। ठीक है, चलिए ये जो फॉर्मूला CaOCl2, इसका फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं आप, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ये तो समझ में आ गया। इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा सफेदीकरण किया जाता है, इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर के को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। चूना हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके यही बनेगा CaO, ये पानी के साथ जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको लाइम वाटर कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, CaO हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीकृत पर मैंगनेट विलियम वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलन डाला गया। विलन का हल्का बैंगनी रंग फीका पर जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है। चलिए देखिए,
यहां रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? KMnO4। ठीक है, KMnO4 को बोला जाता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम होता है ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, FeSO4 को, FeSO4 तनु फेरस सल्फेट को बोला थे FeSO4। ठीक है ना, को विलयन डाला गया है, विलयन का हल्का रंग क्या हो गया? फीका पड़ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हो गया? तो देखिए, KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीडाइजिंग जिसको हो गया था ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में? ये ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, चलिए, और FeSO4 जब ये टूटेगा, FeSO4 क्या होगा? टूटेगा, Fe प्लस और SO4 माइनस। ठीक, दूसरा क्या है? FeSO4 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, जबकि KMnO4 नहीं, ये गलत है। KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। तनुकरण के कारण रंग गायब हो जाता है, कोई अभिक्रिया शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तनुकरण के कारण गायब हो जाता है और अभी कोई अभिक्रिया नहीं है। अभिक्रिया यहाँ किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं है। तो ये आपका तो एक पहला नंबर सही है, दूसरा यानी उपयुक्त एक में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। ये रिएक्शन वाला जानना था। ठीक है, ये रिएक्शन जानना था आपको। और भी क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये केमिकल काइनेटिक्स से पूछ दिया है। अभिक्रिया 2A प्लस बी बन रहा A2B में यदि A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए और B की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया का दर क्या होगा? दर का मतलब रेट, दर का मतलब रेट। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करा? 2A प्लस बी बन रहा है आपका A2B। ठीक है, चलिए A2B। तो अब यहां पे रेट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? रेट। रेट कैसे लिखा जाता है? इसको आप मान लीजिए R1 कह लीजिए। ये एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, सांद्रता, सांद्रता को कहते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता को हिंदी में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसका सिंबल होता है बिग ब्रैकेट। दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए देखिए, रिएक्टेंट में जाइएगा, प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, तो एक बार इसका लिखाएगा, एक बार इसका लिखाएगा, और आपस में क्या होगा? इनटू का साइन होगा। ठीक है, आपस में क्या होगा? इनटू का साइन होगा। अब बताइए मुझे, यहां पे ए का जो कोफिशिएंट है वो पावर हो जाएगा। ए का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? यहाँ बी लिखिए। कुछ है? कुछ नहीं तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब आगे कह रहा है अगेन, आगे कह रहा है, तो हम सपोज करते हैं 2A प्लस बी बन रहा है A2B। क्या बन रहा? A2B। तो इसका हम लोग मान लेते अभी जो है कंसंट्रेशन, अभी कंसंट्रेशन को हम CON पर N लगा दे रहे हैं, इसका मतलब समझिएगा कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन को मान लेते हैं हम अभी A0, और इसके कंसंट्रेशन को मान लेते हैं B0। मतलब स्टार्टिंग में दिया हुआ है, मान लेते हैं, सपोज करिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कंसंट्रेशन यहाँ दिया हुआ, तो R1 कितना हो जाएगा बताइए? R1 K तो कांस्टेंट है आपका, A की जगह क्या रखिएगा? इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? A0, A0 पे पावर कितना? 2। B की जगह कितना दिया है? B0, B0 पे पावर कुछ नहीं तो 1। चले, आई बात समझ में? आगे कह रहा है, नेक्स्ट यहां से लिखते हैं हम लोग अगेन। क्या कर रहा है? यदि A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, यानी A का कंसंट्रेशन पहले A0 था, अब क्या हो जाए? 2A0 हो जाए, 2A0 हो जाए, और B की सांद्रता क्या को आधी कर दी जाए। तो पहले B का क्या था? BA0 था, B0 था, इसके आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा? B0/2 हो जाएगा। अब इसका रेट लिख दीजिए। क्या लिखिए? रेट लिखिए। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R2 बनेगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? K कंसंट्रेशन A0, A0 की जगह कितना पुट करिएगा? 2A0 पर पावर क्या है? स्क्वायर है। बस इसके जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। मैथ ही है, क्या है? मैथ ही है। नहीं दिख रहा, चलिए अब इसको इरेज करेंगे तो
पुट कर दिया, यानी अब ए नॉट की जगह जो है पुट करना है आपको कंसंट्रेशन 2A0, और बी नॉट की जगह पुट करना है B0/2 करना है। तो रेट 2 आपका क्या बनेगा बताइए, के तो कांस्टेंट है, ए नॉट की जगह रखिए 2A0 का है स्क्वायर, बी नॉट की जगह रखिए B0/2। ठीक है, तो अब बताइए मुझे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर करिए तो के इंटू 4A0 कितना A0, और इंटू कितना हो जाएगा B0 कितना 2। बताइए ये 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आ गया 2 को बाहर कर दीजिए, के A0 B0, के B0 पहले वाला से मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा है बताइए, पहले वाला से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए तो पहले वाला से आपको क्या हो रहा था, मिल रहा था 2A0, यानी इसी को क्या कहिएगा 2 के A0 B0, ये हमारा आपका क्या है R1 है। तो R2 जो निकला 2R1 निकला, यानी डबल हो गया, तो क्या लिखिएगा आंसर, 2 गुनी है आंसर, क्या है 2 गुनी है आंसर इसका। तो आई बात समझ में। तो ये आपका कंप्लीट, जो अभी कंप्लीट नहीं, अभी और क्वेश्चंस है, बस इतना ही क्वेश्चन में इतना समय लगा, और हम चाहते हैं कि एक एक चीज़ को आपको कुरेद करके समझा दें ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो आई होप कि ये डिस्कशन आपको समझ में आया हो और आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा अगर इसको पूरा देख लीजिएगा तो। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए, जैसा लगे आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, जय हिंद।